हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं बेटा लेक्चर नंबर 11 के साथ, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस के। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एस्टिमेशन के ऊपर क्वेश्चन करा था और साथ साथ में अपन ने मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो चलो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। उसको लेक्चर में जो होमवर्क दिया था पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के सेक्शन डी में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के सेक्शन डी में आपको कौन सा क्वेश्चन दिया गया था बेटा? कौन सा क्वेश्चन दिया गया था आपको? D3 दिया गया था। तो D3 का यार मुझे उम्मीद है फर्स्ट वाला तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा बड़े आराम से। डायरेक्टली 0 से 2 sin x cos रूट x dx को आपको दिखाना है 2 sin c cos रूट c। मीन वैल्यू थ्योरम में सीधे सीधे वो इंटरवल का विथ आ गया और f ऑफ c आ गया। तो अपन को पता है कि यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो अपन ये लिख सकते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला एक बार मैं कर देता हूं। एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो अपन को ये शो करना है इंटीग्रल 1 से लेकर के 4 एफ एक्स डी एक्स, 1 से लेकर के 4 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग टू 1 से लेकर के 2। मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि ये इंटीग्रल जो है ये इसके बराबर होगा। एफ एक्स जो दिया है वो कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूं, कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स को मैं डिफाइन करता हूं फ्रॉम 1 टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। टी डी टी लिख लो, एफ ऑफ टी डी टी। अब ये अज्यूम करने का कहां से मुझे स्ट्राइक किया, ये क्यों सर आपने ऐसे क्यों लिया, उसका जो पूरा पूरा हिंट है वो मुझे यहां से मिल रहा है। यहां से, यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर आ चुका है और अगर ध्यान से देखोगे तो अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां पे बाहर लिखा हुआ है 2 अल्फा। तो इसीलिए ये चीज को देख के मैंने क्या किया, कैपिटल एफ एक्स एक नया फंक्शन मैंने अज्यूम किया। मैंने लिमिट्स कर दी 1 से लेकर के एक्स स्क्वायर और मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ टी डी टी। अब आप सोचो, अब आप ध्यान से सोचो, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है ये आपका कंटिन्यूअस है और ये वाला फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या मैं बोलूं कि ये जो कैपिटल एफ एक्स वाला फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, साथ में ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। याद करो अपन ने कैसे मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव किया था, यहाँ पे भी अपन को वही चीज यूज करनी है। क्योंकि ये बाहर वाला फंक्शन कैपिटल एफ एक्स कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, मैं बोल देता हूं 1 से लेकर के 2 में, 1 से लेकर के 2 में। तो अब आप सोचो क्यों 1 से लेकर के 2 में क्यों डिफाइन किया? क्योंकि x अगर 1 से 2 में लाई करेगा तभी तो ये इंटीग्रल का लिमिट 1 से 4 में आएगा। देखो अपन को 1 से 4 में ही बात करनी है, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 से 2 ये वाला जो फंक्शन है अपना कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो बाय लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम मैं बोल सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट अ c बिलोंगिंग टू 1 से लेकर के 2। बिल्कुल सही बात है, एक c जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट f डैश ऑफ c इक्वल टू, अपने पास कितना आ जाएगा? अपने पास आएगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा? 2 माइनस 1। सिंपल सी बात है, मैंने कैपिटल एफ एक्स के ऊपर एलएमवीटी लगाया हुआ है। तो एफ डैश ऑफ सी निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो इसमें लेबनिट्ज लगेगा तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब आप उसको लिखोगे स्मॉल एफ ऑफ सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब वो कितना हो जाएगा? 2c। यार वो c हो अल्फा हो एक ही बात है। इक्वल टू आपके पास सामने क्या आएगा? कैपिटल एफ ऑफ 2, एक्स के बदले 2 डालोगे तो आपके पास ये आएगा इंटीग्रल 1 से लेकर के 4, इंटीग्रल 1 से लेकर के 4 आपके पास आ जाएगा अंदर एफ ऑफ टी डी टी। 1 डालोगे एफ ऑफ 1 तो वो तो 0 हो जाएगा और नीचे 2 माइनस 1 कितना है? 1 है। तो देखो प्रूव हो गया रिजल्ट, सीधे सीधे आपके पास आ गया 1 से लेके 4 एफ टी डी टी, 1 से लेकर के 4 एफ टी डी टी। ये किसके बराबर हो गया? एफ ऑफ सी स्क्वायर इंटू 2c, एफ ऑफ सी स्क्वायर इंटू 2c, जहां पे c कहां से कहां लाई कर रहा है बेटा? तो c 1 से 2 में लाई कर रहा है। तो समझ आ रही है बात कैसे अपन को ये चीज प्रूव करनी है, कैसे अपन ने एलएमवीटी को यूज करके ये वाली चीज प्रूव करी। स्टार्ट वाला फंक्शन अज्यूम करने का आपको कहां से चमकेगा? यहीं से आपको वो स्ट्राइक करेगा कि ये 2 अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आई बात? एक और तरीका इसमें करने का ये हो सकता है कि आप पहले सब्सटीट्यूशन यूज कर लो, है ना। आप सब्सटीट्यूशन यूज करोगे, आप x को टी स्क्वायर बोलोगे, भाई ये आपको कहां से सूझेगा? क्योंकि अंदर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो आपके पास dx कितना हो जाएगा? 2t dt हो जाएगा। तो ये चीजें जब आप इसके अंदर यूज करोगे और आप डायरेक्टली मीन वैल्यू थ्योरम लगाओगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया पार्ट 1 का D3। पार्ट 2 में भी दिया था सेक्शन डी में, कौन सा दिया था? पार्ट 2 के सेक्शन डी में आपको करना था क्वेश्चन नंबर D4।
लेट मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल 0 to 2 इज हाफ ln3, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी इज, ये तो आपको डायरेक्टली निकालना है मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके कि सी का वैल्यू कितना होगा। ध्यान रखना मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है हाफ ln3, ठीक है, वो मीन वैल्यू दिया हुआ है। तो मीन वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन जो इंटीग्रल का लिमिट है वो, ठीक है, तो वो हाफ ln3 दिया हुआ है, तो आप बड़े आराम से वहां से सी निकाल सकते हो। पार्ट 3 में क्या दिया था बेटा, पार्ट 3 में आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 25। तो चलो पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। फिर से मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर है, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको क्या करना था, आई इक्वल टू इंटीग्रल डिफाइन करके रखा है। आई इंटीग्रल क्या डिफाइन करके रखा है, 1 से लेकर के 9 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एफ एक्स dx, ये वाला इंटीग्रल डिफाइन करके रखा है। तो देयर एग्जिस्ट अ c बिलोंगिंग टू 1 से लेके 9 सच दैट i इक्वल टू 8 रूट सी एफ ऑफ सी। यार ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो डायरेक्टली मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशन से आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट आपके पास आई इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटरवल का विथ हो जाएगा 9 - 1 मतलब 8 और इनटू एफ ऑफ, मतलब ये जो फंक्शन है इसको अपन अगर एच एक्स बोल देते हैं तो एच ऑफ सी मतलब कितना हो जाएगा, रूट सी इंटू एफ ऑफ सी, जहां पे सी कहां से कहां लाई करेगा बेटा, 1 से 9 में लाई करेगा। ये तो सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन है, तो इससे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब अगर ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो पॉजिटिव है, मैं डी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, डी ऑप्शन, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा एच एक्स फंक्शन पॉजिटिव है। तो अगर इसका पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो इसके इंटीग्रल का वैल्यू कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है। तो आई ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी दिक्कत यह है कि अगर मान लो कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रखा है, अगर एफ एक्स पूरा ही 0 हो गया, तो उस इंटीग्रल का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, तो वहां पे उसको एक्चुअली क्या लिखना चाहिए, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये वहां पे छोटा सा कैच है। और बी ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो बी ऑप्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बी ऑप्शन में आपको क्या प्रूफ करना है, देयर एग्जिस्ट सम पी क्यू, कोई ना कोई ऐसे पी क्यू जरूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहां से कहां, 1 से 3 में, सच दैट आई इंटीग्रल का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, तो आई इंटीग्रल का वैल्यू 2p² एफ ऑफ p² प्लस 2q² एफ ऑफ q² के बराबर आ रहा है। अब इस चीज को कैसे प्रूफ किया जाए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं जो मेरा ओरिजिनल एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं अपन फिर से, कैपिटल एफ एक्स को अपन कहां से कहां डिफाइन करते हैं, 1 से लेकर के x² में अपन डिफाइन करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब देखो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और अपना x कहां से कहां लाई करेगा, क्योंकि इंटीग्रल 1 से 9 में है, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि x कहां से कहां लाई करेगा, 1 से लेकर के 3 में लाई करेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तभी ये कैपिटल एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल केवल 1 से 9 में डिफाइंड है। ये अज्यूम करने का मेरे पास हिंट यहीं से आया। अगर आप देखो, अब अगर आप इसमें x² पुट करते हो एक बार के लिए, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x² कितना आ जाएगा, x इंटू यहाँ पे अंदर आएगा एफ ऑफ x² और इंटू x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 2x² एफ ऑफ x², इस टाइप के टर्म्स बन रहे हैं ना, इस टाइप के टर्म्स यहाँ पे बन जा रहे हैं। तो ये अज्यूम करने के बाद अपन बोलेंगे कि ये अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये जो एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 to 3। तो अगर मैं इसके ऊपर LMVT लगाता हूं, लेकिन मैं दो अलग अलग इंटरवल में LMVT लगाता हूं, पहले मैं इसमें LMVT लगाता हूं 1 से 2 में, 1 से 2 में ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं एफ डैश ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं P बोल देता हूं, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन नीचे 2 - 1 आएगा जो कि 1 है, तो उसको अपन लिख नहीं रहे हैं, और यहां पे मैं बोल देता हूं कि बेटा P कहां से कहां लाई करेगा, तो P 1 से 2 में लाई करेगा। अच्छा, और सिमिलरली अगर मैं LMVT इसमें 2 से 3 में लगाऊं, तो 2 से 3 में लगाने से मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ, मान लो Q है, कोई ना कोई ऐसा Q जरूर एग्जिस्ट करेगा 2 से 3 में, सच दैट ये किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन नीचे आएगा 3 - 2 जो कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये Q कहां से कहां लाई कर रहा है बेटा, तो Q 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे
तो एफ डैश पी जो है, यही सोच के कि एफ डैश पी निकालेंगे तो ये वाली चीज आएगी और एफ डैश क्यू निकालेंगे तो ये वाली चीज आएगी, यही सोच के तो अपन ने ये फंक्शन लिया हुआ था। और इन दोनों का बीच में क्या किया हुआ है बेटा, एडिशन किया हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो एफ ऑफ टू कैंसिल हो जाएगा, और एफ ऑफ वन की अगर मैं बात करूं, अगर आप इसमें एक्स के बदले वन पुट करते हो तो वन से वन में इंटीग्रेट करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला क्वांटिटी तो जीरो है। तो आपके पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ थ्री इक्वल टू आपके पास आएगा एफ डैश ऑफ पी प्लस एफ डैश ऑफ क्यू। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल देता हूँ कि पी कॉमा क्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं यार, कहीं ना कहीं 1 से 3 के बीच में लाई कर रहे हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि पी 1 से 2 में, क्यू 2 से 3 में है, तो ये 1 से 3 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 मतलब इसके बदले 3 डालोगे तो 1 से लेके 9 स्क्वायर रूट ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी, तो वो तो इंटीग्रल आई बन जाएगा, तो वो तो आई बन जाएगा। तो आई इक्वल टू एफ डैश ऑफ पी, एफ डैश निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले आप इसको पुट करोगे तो आपके पास आएगा पी इंटू एफ ऑफ पी स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब ये कितना हो जाएगा 2p, प्लस एफ डैश में अगर q पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा q इंटू एफ ऑफ क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q। बस बन गई ये वाली चीज एग्जैक्टली, तो ये वाली चीज एज इट इज प्रूव हो गई। तो ऐसे अपन को ये करना है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 दिया था, मुझे उम्मीद है कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 सभी ने कर लिया होगा। सिंपल वहां पे डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन दी हुई है उस डेफिनेशन को अगर आप फॉलो करोगे तो आप बड़े आराम से सारे पार्ट्स के स्लोप निकाल सकते हो। अगर एक क्वेश्चन अपन उसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख लें फटाफट से, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 भी दिया गया था होमवर्क में। डेरिवेटिव की जो उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है वो डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 देख रहे हैं अपन। dy बाई डी एक्स को उसने कैसे डिफाइन कर रखा है, dy बाई डी एक्स वी डैश एक्स इंटू एफ स्क्वायर वी एक्स और माइनस यू डैश एक्स इंटू एफ स्क्वायर यू एक्स, बरोबर। और ये इंटीग्रल क्या डिफाइन कर रखा है, ये y इक्वल टू क्या डिफाइन कर रखा है उसने, यू एक्स से लेकर के वी एक्स, अगर ऐसा कोई फंक्शन है एफ टी डी टी, तो इसका डेरिवेटिव जो है, इसका डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करेंगे अपन, ऊपर वाले लिमिट का डेरिवेटिव इनटू ऊपर वाले लिमिट को इसमें डालना है और फंक्शन का स्क्वायर करना है, माइनस लोअर वाली का डेरिवेटिव और लोअर वाली को इसमें पुट करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो अगर अपन इसका फर्स्ट पार्ट देखें और टेंजेंट की इक्वेशन तो आपको लिखना आता है ये a कॉमा b पे, तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर अपन देखें जो कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू इंटीग्रल x से लेकर के x स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी दिया हुआ है और अपन को एट x इक्वल टू 1 टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले तो आप देखो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर x को 1 पुट करोगे तो 1 से 1 हो जाएगा, 1 से 1 में इंटीग्रेट करोगे तो वो पॉइंट क्या हो गया 1,0, मतलब x को 1 डालने से y की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो पॉइंट तो पता लग गया, बस टेंजेंट का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का स्लोप अपन निकालेंगे dy बाई डी एक्स से, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपन को क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव 2x, फिर फंक्शन का स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स टी स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा टी का पावर 4, और टी का पावर 4 में अपन को क्या करना है एक्स स्क्वायर डाल देना है, मतलब एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस लोअर वाली लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 इंटू इसका स्क्वायर टी का पावर 4 है, इसमें लोअर लिमिट डाल देनी है, तो लोअर लिमिट कितनी है x और इसका पावर 4, और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, कहां पे एट x इक्वल टू 1 निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 8 और ये हो जाएगा x, तो 2 टाइम्स x का पावर ये 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा x का पावर 4, एट x इक्वल टू 1 निकालना है आपको, 1 डालोगे तो 2 माइनस 1 1, कितना सिंपल आ गया, स्लोप 1 आ गया, पॉइंट 1,0 आ गया, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 1, बरोबर। ऐसी नेक्स्ट दोनों पार्ट्स आपको करने हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। अब अपन देखने वाले रिडक्शन फॉर्मूला इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। भाई ये एक्चुअली में रिडक्शन फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, किसमें पढ़ा हुआ है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है, कैसे अपन किसी इंटीग्रल को यूज करके उसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला का बेसिक मतलब होता है कि अगर आई एन एक इंटीग्रल आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके हायर ऑर्डर्स या लोअर ऑर्डर्स में अपन रिलेशन निकाल रहे हैं, जैसे आई एन माइनस 1, आई एन माइनस 2, इन सब में अपन एक रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो अब बस एक छोटा सा हल्का सा चेंज ये होगा कि अब अपन ये डेफिनेट में डील करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन के साथ ही, कोई ऐसी खास थियरी नहीं। अगर आई एन इंटीग्रल डिफाइन कर रखा है 0 से पाई बाई 2 एक्स का पावर एन साइन एक्स डीएक्स, तो अपन को प्रूफ करना है कि आई एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 टाइम्स आई एन माइनस 2
इक्वल टू n टाइम्स पाई बाय 2 का पावर n माइनस 1। ये रिडक्शन रिलेशन है जो अपन को प्रूव करना है। और बाद में एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ i7 प्लस 42 i5। तो जनरली क्वेश्चन में वो ये पार्ट ना देके वो बोलेंगे सीधे सीधे इसकी वैल्यू निकालो, क्योंकि अगर मैंने ये दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर अपन n को चुपचाप से क्या डाल देंगे, 7 डाल देंगे। तो आप ध्यान से देखो 7 इंटू 7 माइनस 1 6 42 बनेगा और यहाँ i5 बनेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है। तो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट ना देके वो जनरली अगर केवल ये वाला पार्ट देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये पिकअप करना आना चाहिए कि अगर इसको अपन n बोले तो ये n माइनस 2 लिखा है। मतलब बेसिकली अपन को किस में फॉर्मूला बनानी है, in को रिलेट करना है in माइनस 2 के साथ। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद के अगले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। और अगर आपको चाहिए कि आपको आता है, आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो आप यहीं पे वीडियो पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। तो चलो अब अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में अपन जनरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, in इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाय 2 लिखा है, x की पावर n और इंटू लिखा हुआ है बेटा साइन x, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलता हूं, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोलता हूं। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा, in इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x की पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस x, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी 0 से पाई बाय 2। ध्यान से करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहे, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x का पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस कॉस एक्स होगा तो इसको मैं प्लस कर देता हूं। तो इंटू क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस एक्स और dx आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के लिमिट से फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ठीक है। अब इसमें अगर अपन बात करें, अगर मैंने अपर लिमिट डाली पाई बाय 2 तो कॉस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट 0 है, अगर मैंने 0 डाली तो ये x 0 हो जाएगा। तो in इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, प्लस n बाहर आ जाएगा। अब देखो अगर ये in है तो in माइनस 1 डिफाइन करूं तो x का पावर n माइनस 1 साइन x आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो cos x आ रहा है। तो अपन को इस बात की यहाँ से फील लेनी है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, in इक्वल टू, ये पहला इंटीग्रल तो 0, पहला जो वैल्यू है ये 0 हो गया, n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2, यहाँ पे आ रहा है x का पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब एक काम करो, फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, और आप इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दो और इसको सेकंड फंक्शन बोल दो, क्योंकि देखो दो चीजें अपन को हिंट दे रही है कि क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। क्योंकि cos x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो उसका इंटीग्रल sin x हो जाएगा फिर से, और x की पावर n माइनस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे देखो आगे n इंटू n माइनस 1 बन जाएगा, जिसके दर्शन आपको यहाँ पे हो रहे हैं, है ना, इसके ऐसे दिख रहा है अपन को। तो फिर से अगर इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, in इक्वल टू, n तो है ही बाहर, n तो है ही बाहर। अब अपन लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन x की पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, sin x, इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x की पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव n माइनस 1 इंटू x का पावर n माइनस 2, cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा dx। इंटीग्रल के लिमिट्स रहेंगे 0 से पाई बाय 2। दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है। अगर n को अपन अंदर लेके जाए, n टाइम्स पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, और पाई बाय 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा पाई बाय 2 का पावर n माइनस 1। 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से तो ये आ गया, n इससे मल्टीप्लाई होगा, n माइनस 1 बाहर आएगा, तो माइनस n इंटू आपके पास आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है। ये वाली चीज क्या है, 0 से पाई बाय 2 x का पावर n माइनस 2 साइन x, ये वाली चीज क्या है। अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले n को अगर आप n माइनस 2 से रिप्लेस कर देते हो तो एग्जैक्टली ये i n माइनस 2 इंटीग्रल बन जाएगा, क्योंकि वहां पे साइन x आ चुका है। तो इसको मैं लिख सकता हूं i n माइनस 2 बन जाएगा। ये यही चीज तो अपन को प्रूव करनी थी, और लिमिट्स भी सेम है 0 से पाई बाय 2। तो बस अपना रिलेशन प्रूव हो गया। इसको यहाँ पे लेके आ जाओ तो आपके पास आएगा i n प्लस n इंटू n माइनस 1 टाइम्स i n माइनस 2 इक्वल टू n टाइम्स पाई बाय 2 का पावर n माइनस 1। ये रिडक्शन रिलेशन अपना प्रूव हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है। और फर्दर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो n को अपन 7 पुट कर देंगे। 7 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, i7 प्लस 7 इंटू 6, ये हो जाएगा 42 टाइम्स आपके पास आ जाएगा i5 इक्वल टू, n को 7 पुट किया है तो 7 टाइम्स पाई बाय 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। मतलब i7 प्लस 42 टाइम्स i5 का वैल्यू आएगा 7 टाइम्स पाई बाय 2 का पावर 6।
ये नहीं करना है आपको कि अगर डायरेक्टली ये वाली चीज ना देके i7 + 42 i5 पूछा है तो आप इसमें n को 7 डाल रहे हो, बाद में 5 डाल रहे हो, दोनों को इवेल्युएट कर ले हो, नहीं। ऐसा कुछ भी चीज दिया होता है ना जिसमें दो अलग अलग आई में कुछ रिलेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ पूछ रहा हो, तो आप हमेशा याद करो कि रिडक्शन रिलेशन आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन को इसको सॉल्व करना है। नोट कर लो सारे बच्चों इसको। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे और 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इनको नोट करें और खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो एक एक करके देखते हैं कि इनको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आई एन को इन्होंने ये डिफाइन करके रखा है एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए, तो मुझे आई एन प्लस 1 और आई एन में एक रिडक्शन रिलेशन लाना है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लाएंगे, इसको लाने के लिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ यार, देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन लिखा है, तो इसके सोल्यूशन में दूसरा फंक्शन अपन 1 लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। आपको पता है कि याद करो फॉर एग्जांपल अगर ln x का इंटीग्रेशन करना था तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अपन सेकंड फंक्शन को क्या ले लेते थे, 1 ले लेते थे। वही सेम टू सेम काम अपन यहाँ पे करेंगे, 1/1 + x² की पावर n और इंटू अपन लिख देंगे 1 dx के साथ, 1 dx के साथ, बरोबर। ये फर्स्ट फंक्शन का रोल प्ले करेगा, सॉरी ये फर्स्ट फंक्शन का रोल प्ले करेगा और ये सेकंड फंक्शन का रोल प्ले करेगा। तो ये अपन ने किया, तो आपके पास क्या आएगा, देखो आई एन इक्वल टू, ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो 1/1 + x² का पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, लिमिट्स रहेंगी 0 से 1, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1 + x² का पावर -n है, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -n आ जाएगा, -n -1 हो जाएगा। तो नीचे देखो 1 + x² का पावर कितना हो जाएगा बेटा, n + 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके -n था तो -n -1 हो जाएगा। और इंटू x² का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रल कितना हो गया, 1 का इंटीग्रल फिर से x हो गया dx, और इस इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से कहाँ रहेंगी, 0 से 1, बरोबर। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आपके पास क्या आएगा, आई एन इक्वल टू, देखो दूसरा फंक्शन 1 लेना था, इस बात की एक और फील आपको यहाँ से आएगी कि ये 1/2 का पावर n लिखा हुआ है, ये 1/2 का पावर n यहीं से तो आएगा। अब आप देखो अगर अपर लिमिट को 1 पुट करते हो तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे भी 1 पुट करोगे, तो देखो नीचे कितना आ जाएगा, 1/2 का पावर n आ जाएगा, और 0 पुट करोगे तो पूरा 0 आ जाएगा। तो इतना पार्ट तो अपना आ चुका है 1/2 की पावर n। अच्छा, अब बचा हुआ पार्ट कहाँ से आएगा, माइनस, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 2n बाहर आ चुका है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, ऊपर कितना बच रहा है x², और नीचे कितना है बेटा 1 + x² का पावर n + 1 dx। यार इसको मैं in+1 लिखता, अगर n के बदले n+1 डालेंगे तो यहाँ पे ऊपर तो 1 होना चाहिए, लेकिन अपन को इसको in+1 लिखने से कौन रोक रहा है कि ऊपर तो x² लिखा है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इधर दिमाग लगाओ कि अगर आपने +1 और -1 कर लिया, और +1 -1 करके अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा, आई एन इक्वल टू 1/2 की पावर n। वो +1 -1 करके मैंने डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया है, देखो अभी अगर अपन उसको अलग अलग करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2n के साथ अंदर पहला इंटीग्रल क्या आएगा, 0 से लेकर के 1, x² + 1/1 + x² का पावर n + 1 लिखोगे तो नीचे कितना आएगा, dx/1 + x² का पावर n बचेगा, माइनस दूसरे इंटीग्रल में क्या आएगा, 0 से 1 dx/1 + x² का पावर कितना आ जाएगा बेटा, n + 1। दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या हो रहा है, अपन ने +1 और -1 किया तो इससे अपना क्या फायदा हो रहा है, इसके नीचे एक बार ये चीज लिख गई तो ये बन गया, और 1 के नीचे ये पूरा लिख दिया तो ये बन गया, बस कहानी फिनिश। तो अब आपके पास क्या आएगा, आई एन इक्वल टू 1/2 की पावर n प्लस यहाँ पे आएगा 2n। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, क्या आपको दिख रहा है, ये तो एज इट इज क्या बन गया अपने पास, आई एन बन गया, तो 2n आई एन ये बन गया, -2n टाइम्स बेटा ये क्या है, n के बदले n+1 आ चुका है, तो ये कितना आ गया है बेटा, ये तो in+1 आ गया है। तो देखो 2n in+1, तो 2n in+1 को इधर शिफ्ट कर दो और इस in को इधर शिफ्ट कर दो, तो देखो एग्जैक्टली ये वाला रिजल्ट, ये वाला जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बस इसको रीअरेंज करना है, इस वाली क्वांटिटी को पकड़ के इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो एग्जैक्टली ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अपन को ऐसे छोटी छोटी हिंट लेनी है कि ये 1/2n कहाँ से आ रहा है, अच्छा ये इसी के इंटीग्रल से आ रहा होगा, ऐसे करके आ रहा होगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब आपके पास एक ही फंक्शन दिया है तो दूसरे फंक्शन को आप 1 लेके आप आगे बढ़ो तो आपके पास रिजल्ट आएगा। ये वाला क्वेश्चन 0 से 1 1 - x की पावर 4 का पावर n,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो अपन को प्रूव करना है आई एन अपॉन आई एन माइनस वन इक्वल टू 4n अपॉन 4n प्लस वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से स्टार्ट करते हैं। अपन को एक ही फंक्शन दिया है, दूसरे फंक्शन को 1 ले लेंगे। अपन बोलते हैं आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स की पावर 4 का पावर n। इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको अपन फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और 1 dx, 1 को अपन सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो अगर अपन ने बाय पार्ट्स लगाया तो अपने पास क्या आएगा, आई एन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स की पावर 4 का पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर के 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, n टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर 4 का पावर n माइनस 1 इंटू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपके पास x और पूरे का dx आ जाएगा। बरोबर, ये वाला सबको समझ में आया। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया तो ये आ गया, और इंटू 1 का इंटीग्रेशन था वो x था, तो उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो अपने पास अब क्या आएगा, आई एन इक्वल टू, अगर आप अपर लिमिट डालोगे 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 डालोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, बहुत अच्छी बात। माइनस n टाइम्स, इधर अंदर अपने पास बन गया, अगर थोड़ा जमा के लेके n बाहर आ गया, n नहीं बोलूंगा, 4n बाहर आ गया, 4n बाहर आ गया, तो कुछ कुछ आपको बनता हुआ दिख रहा है, 4n दिख रहा है मुझे, हाँ 4n दिख रहा है, 4n बाहर आ गया, अंदर माइनस माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस हो गया, इसको प्लस कर देते हैं, x का पावर 4 हो गया, x का पावर 4 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 4 का पावर n माइनस 1 dx। फिर से सेम लाइंस के ऊपर सोचो कि इसको मैं आई एन माइनस वन लिख देता, इसको मैं आई एन माइनस वन लिख देता, n के बदले n माइनस वन लिख देते, प्रोवाइडेड दैट दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है, x की पावर 4। अगर ये x की पावर 4 ना होता, इसके बदले 1 होता, तो उसको आई एन माइनस वन लिख देते। तो मैं इस स्टेप में इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं आई एन इक्वल टू 4n टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेकर के 1। अपन इसको +1 और -1 करते हैं, मैं इसको लिखता हूं x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 का पावर n माइनस 1 dx। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, इन दोनों को अपन साथ में लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को अलग से लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, आई एन इक्वल टू 4n तो बाहर है। अब दो अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ते हैं, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो वाला इंटीग्रल में पहले लिख रहा हूं 0 to 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4 का पावर n माइनस 1 dx। बरोबर, जब 1 मल्टीप्लाई हो गया तब आया। अब इसमें से ये देखो x की पावर 4 माइनस 1 है और ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, तो इसमें से एक माइनस साइन अगर अपन कॉमन खींच ले, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, तो ये भी 1 माइनस एक्स की पावर 4 बनेगा, और यहां भी 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिखा है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 का टोटल पावर कितना हो जाएगा बेटा, n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx। बरोबर, समझ आई बात मैंने क्या किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी एज इट इज, और अगर x की पावर 4 माइनस 1 की बात करूं तो वहां से मैंने एक माइनस साइन कॉमन खींच ली, माइनस बाहर आ गया, तो ये 1 माइनस एक्स का पावर 4 बन गया, ये भी 1 माइनस एक्स की पावर 4 था, तो टोटल पावर कितनी हो गई, टोटल पावर n हो गई, टोटल पावर उसकी n हो गई। तो अब उसके बाद जो भी कहानी है उसको मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूं, तो अपने पास क्या आएगा फाइनली, अपने पास क्या आएगा फाइनली, अगर अपन थोड़ा सा रीअरेंज करके करें तो बस लगभग हो चुका है, आई एन इक्वल टू अपने पास आएगा 4n टाइम्स। ये वाले आदमी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाले आदमी को क्या लिख सकते हैं, आई एन माइनस वन बोल सकते हैं, आई एन माइनस वन, तो 4n टाइम्स यहाँ पे अंदर आ रहा है आई एन माइनस वन माइनस ये वाले आदमी को आप क्या बोल सकते हो, 1 माइनस एक्स की पावर 4 का पावर n, सेम टू सेम आई एन है, ये तो आई एन है, तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा, आई एन हो जाएगा, खत्म हो गया। तो आपके पास आएगा आई एन प्लस 4n टाइम्स आई एन, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और इधर शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू 4n टाइम्स आई एन माइनस 1। बस आई एन कॉमन ले लो तो आई एन अपॉन उधर से नीचे आ जाएगा आई एन माइनस 1 इक्वल टू ऊपर बचेगा 4n और नीचे कितना आ जाएगा 4n प्लस 1।
तो ये अपने पास प्रूव हो गया रिडक्शन रिलेशन। यहाँ पे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये n नेचुरल नंबर दिया था तो कम से कम n का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो अपन i n माइनस 1 डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए अपन बोलेंगे कि n का वैल्यू जो है वो 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है, समझ आ गई बात, सब लोग नोट कर लो। देखो इसमें अपन को यही जो चीज प्रूव करनी है वहीं से अपन को हिंट लेनी है कि इसको अपन कैसे लाएं। मेन चीज आपको ये देखनी है आई एन और आई एन माइनस 1 में रिलेशन चाहिए तो कैसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे अपन ने दो सिमिलर ट्रिक्स यूज करे, +1 -1 किया, +1 -1 किया, क्यों किया, ताकि ये आई एन और आई एन माइनस 1 दो अलग अलग इंटीग्रल्स में टूट जाए। अगर यहाँ से यहाँ वाला स्टेप आपको समझ में आ गया ना तो बाकी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो दोनों क्वेश्चंस को। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ आई एन इक्वल टू 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, तो आपको प्रूव करना है, ये तीन चीजें प्रूव करनी है। ध्यान रखना दिया है एन होल नंबर है, तो आपको प्रूव करना है कि आई एन प्लस 2 इक्वल टू आई एन है, n इक्वल टू 1 से लेकर के 10 आई टू एन इक्वल टू 0 है, और n इक्वल टू 1 से लेकर के 10 आई टू एन प्लस 1 इक्वल टू 10 पाई है। तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें, बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा। तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो रिडक्शन रिलेशन की बात करें तो मुझे आई एन प्लस 2 और आई एन में रिलेशन चाहिए। बेसिकली अगर मैं इसमें n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर देता हूं तो आई एन और आई एन माइनस 2 में रिलेशन चाहिए मेरे को। तो अपन एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों में रिलेशन चाहिए तो मैं आई एन प्लस 2 माइनस आई एन से ही स्टार्ट करता हूं। अगर ये इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो अपने आप प्रूव हो जाएगा आई एन प्लस 2 इक्वल टू आई एन है। तो अगर अपन यहीं से स्टार्ट करें आई एन प्लस 2 माइनस आई एन से, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ये अपने पास आएगा 0 से लेकर के पाए। देखो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर तो दोनों में कितना आएगा बेटा, डिनोमिनेटर तो दोनों में साइन एक्स आएगा। ठीक है, साइन एक्स और यहाँ पे dx। आई एन प्लस 2 लिखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एन प्लस 2 एक्स, और माइनस आई एन लिखोगे तो उसमें कितना आएगा बेटा, साइन एन एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब डिनोमिनेटर दोनों में साइन एक्स रहेगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, 0 से लेकर के पाए, साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एन एक्स 2 एन एक्स प्लस ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू आपके पास आएगा साइन c माइनस डी, एन एक्स कटेगा 2x डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 बरोबर, अपॉन नीचे कितना लिखा हुआ है बेटा, साइन एक्स dx। देखो क्या फायदा हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये साइन एक्स और ये भी साइन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए, 0 से लेकर के पाए, अंदर आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स और यहाँ पे dx। अब आप देख सकते हो क्योंकि आपको दिया है कि n होल नंबर है, तो आप n होल नंबर है तो अब आप देखो कि ये वाली जो चीज लिखी हुई है, क्या मैं बोलूँ 0 से पाई में, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। और अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन n प्लस 1 एक्स अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा, n प्लस 1, लिमिट लगेंगी 0 से लेकर के पाई डालोगे तो साइन n प्लस 1, देखो ये एक इंटीजर होगा क्योंकि n होल नंबर है, तो साइन n पाई की बात करेंगे तो वो भी 0 होगा, और x को 0 डालोगे तो साइन 0 भी 0 होगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब आई एन प्लस 2 माइनस आई एन का वैल्यू 0 हो गया, तो अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिलेशन आ गया कि आई एन प्लस 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आई एन के बराबर। आप आई की एन की अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो आई 0, अगर मैंने n को 0 पुट किया, तो ध्यान से देखो I0 किसके बराबर हो जाएगा, I2 के। अगर n को मैंने 2 पुट किया, तो मेरे पास क्या आएगा, I2 इक्वल टू I4, n को अगर मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, I4 इक्वल टू I6। मतलब आपको पैटर्न दिख रही है, सारे इक्वल हो जाएंगे। यहां से मैं बोल सकता हूं कि I0 इक्वल टू I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू I6, ये सारे इक्वल हो जाएंगे इवन इंडेक्स वाले। और अगर ऑड इंडेक्स वालों की मैं बात करूं, अगर 1 3 5 7 पुट करें तो मुझे ये भी पता लग जाएगा, 1 पुट किया अगर मैंने तो I1 इक्वल टू I3 आएगा, अगर मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, I3 इक्वल टू I5। तो ऐसे सारे ऑड वाले इक्वल आ जाएंगे, मतलब I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू I5 एंड सो ऑन, ये ऑड इंडेक्स वाले सारे इंटीग्रल्स इक्वल हो जाएंगे। ये चीज मैंने क्यों निकाली, क्योंकि देखो अब सेकंड और थर्ड पार्ट में जो प्रूफ करना है वो मुझे इसी प्रकार से कुछ प्रूफ करना है।
सेकंड पार्ट में मुझे क्या लाना है, सेकंड पार्ट में मुझे ये लाना है कि n इक्वल टू 1 से लेके 10, मतलब n को 1 डालोगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा, i2 आएगा, फिर आपके पास कितना आएगा, i4 आएगा, फिर आपके पास i6 आएगा, ऐसे कहां तक आएगा, ऐसे कहां तक आएगा, 10 डालोगे तो i20। इन सबका एडिशन 0 है, ये मुझे प्रूफ करना है। मुझे ये बात तो पता है कि यहां से कि ये सारी बातें इक्वल है, मतलब मैंने किसी एक की वैल्यू निकाल ली तो अपना काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है एकदम। और मुझे ये भी पता है कि ये सब किसके बराबर है, सब i0 के बराबर है। तो या तो आप n के बदले 0 डाल के इसकी वैल्यू निकाल लो, अगर n को 0 डालोगे तो आपके पास साइन 0 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 0। मतलब i0 का वैल्यू कितना है, i0 का वैल्यू कितना है, i0 का वैल्यू 0 है। एक बार के लिए आपके समझने के लिए i2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर i2 निकालेंगे अपन तो i2 कितना आने वाला है, 0 से लेकर के पाई, n के बदले 2 रख देंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, साइन 2x अपॉन नीचे आ जाएगा साइन x, और ये आएगा dx के साथ। यार ये बहुत आसान सा इंटीग्रल है, 0 से पाई। साइन 2x को क्या लिखोगे बेटा आप, 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है साइन x और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा dx। साइन x गया, 0 से पाई में cos x को इंटीग्रेट करोगे तो 0 से पाई में cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पाई बाय 2 से पाई में नीचे है, तो ये वाला इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो क्योंकि अपन को पता है i2 i4 i6 i8 ये सारे बराबर है, तो अपने पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 + 0 + 0 सारे ही 0 है, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बरोबर। और थर्ड पार्ट में मुझे क्या लाना है, थर्ड पार्ट में n इक्वल टू 1 से लेकर 10, अगर n को 1 डाला तो मतलब i3 से स्टार्ट हो रहा है, i3 + i5 + i7, ये सारे इंटीग्रल्स को अपन को इवेल्युएट करना है, कहां तक, i21 तक। 10 डालेंगे तो उधर 21 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर 10 मतलब 10 नंबर है, अपन को पता है कि ये सारे इक्वल है। यहां से अपन को पता है 1 3 5 7 मतलब ये जो भी वैल्यूज है ये सारी इक्वल है, और यहाँ पे 10 नंबर है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये 10 टाइम्स i3 आ जाएगा, बरोबर। लेकिन i3 किसके बराबर है, i3 तो i1 के बराबर है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ये तो 10 टाइम्स i1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि i3 और i1 भी इक्वल है। बस मतलब मुझे अब क्या निकालना है, i1 का वैल्यू निकालना है। मतलब अपन इसमें n को 1 पुट कर लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, n के बदले 1 पुट कर दिया तो ऊपर भी साइन x नीचे भी साइन x dx, तो ये कितना हो जाएगा, ये sin x कैंसिल होके ये 1 हो गया, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो i1 कितना आ गया, पाई। मतलब अगर i1 पाई है तो i3 i5 i7 ये सारे कितने हैं, पाई है। तो इसके बदले अगर आप पाई पुट कर दोगे तो आपका इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 10 टाइम्स पाई आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना कुछ टफ नहीं है, आसान है। जैसे ही अपन ने ये वाला रिडक्शन रिलेशन प्रूव कर दिया तो उसके बाद उसको कैसे यूज करना है इन दोनों ऑप्शंस के लिए मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। रिडक्शन रिलेशन का फायदा ही ये है कि अगर एक बार ये सारी चीजें बेटा इक्वल आ चुकी है ना, तो आप i0 और i1 निकाल लो तो आपको ये सबकी वैल्यू पता लग जाएगी, और उसी को यूज करके अपन ने इन दोनों को प्रूव कर दिया है। ठीक है, नोट कर लो सब लोग अच्छे से जिनका नहीं हुआ था। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में रिडक्शन फार्मूला देखा कि कैसे रिडक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस अपन को करने हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो टॉपिक नोट कर लो सारे बच्चे, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। अब इसका मतलब क्या होता है इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले आप एक स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद अपन इसकी थियोरी पढ़ते हैं। सारे बच्चे लिखें, लेट f(x) बी अ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। सारे बच्चे नोट करो, let f(x) be a continuous real valued function. Let f(x) be a continuous real valued function defined on the closed interval. Let f(x) be a continuous real valued function defined on the closed interval a to b. Let f(x) be a continuous real valued function defined on the closed interval a to b, closed interval a to b, which is divided into n parts as shown below. Which is divided into n parts as shown below. Which is divided into n equal parts as shown below. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, let f(x) be a continuous real valued function defined on the closed interval a to b, which is divided into n equal parts as shown below. ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट लिख लिया आपने। तो चलो अब बच्चों अपन देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम का मतलब क्या है। मतलब बेसिकली अब अपन इंटीग्रेशन को इवेल्युएट तो करने वाले हैं, लेकिन अपन एक इस इंटीग्रल को एक लिमिट ऑफ सम के तरीके से इवेल्युएट करेंगे, या लिमिट ऑफ सम को अपन कन्वर्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में और बाद में उसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। मान लो कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है y = f(x) जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है और a to b में सारे x के लिए ये चीज़ डिफाइंड है।
इस फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं कि इस फंक्शन के नीचे एरिया क्या होगा, तो आई इंटीग्रल को मैं डिफाइन करता हूं इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये मेरा इंटीग्रल आई है। ये आई इंटीग्रल क्या डिनोट कर रहा है कि ए से बी के बीच में एफ एक्स के नीचे क्या एरिया है, वो तो आपको पता है, मैं यहाँ पे उसको शेड नहीं कर रहा हूँ कि ये ए है ये बी है और ये फंक्शन एफ एक्स है, तो इसके नीचे जो भी ये वाला पूरा एरिया है वो पूरा आ जाएगा आई इंटीग्रल में। अब इस इंटीग्रल को मैं एज अ लिमिट ऑफ सम कैसे इवेल्युएट कर सकता हूँ, ये देखने के लिए अपन क्या काम करते हैं, मैंने इस इंटरवल ए टू बी को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इस इंटरवल ए टू बी को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ सच दैट हर एक पार्ट की जो विड्थ है, हर एक पार्ट की जो विड्थ है वो h है। ठीक है, तो अब आप मुझे सोच के बताओ कि अगर मैंने a टू b के इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है सच दैट हर एक पार्ट की विड्थ जो है वो h है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि h को मैं लिखूं टोटल इंटरवल कितना था, टोटल इंटरवल का गैप कितना हो गया, ये b माइनस ए हो गया, b माइनस ए, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया अपन ने, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हर एक पार्ट की विड्थ क्या मैं बोलूं b माइनस ए डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, क्योंकि टोटल इंटरवल की विड्थ b माइनस ए थी और मैंने उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो विड्थ ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की विड्थ को अगर मैं h नाम दे दूं तो क्या मैं बोलूं ये h की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो यहां से अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b को अपन लिख सकते हैं, अगर मैं n को इधर ले लूं a को इधर शिफ्ट कर दूं तो a प्लस n इंटू एच, ये अपने लिए b हो जाएगा। तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया, h और n में रिलेशन आ गया। अब इसी चीज को अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं, ये a था ये b था, मैंने इस इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सच दैट हर एक छोटा जो पार्ट है, जैसे ये वाला जो पार्ट है इसकी विड्थ कितनी हो गई h, ये वाला जो पार्ट है इसकी विड्थ कितनी हो गई h, ये वाला जो पार्ट है इसकी विड्थ कितनी हो गई h, हर एक पार्ट की जो विड्थ है, हर एक पार्ट की जो विड्थ है वो कितनी है बेटा h है। तो अब अगर मैं इसके पॉइंट्स लिखना चाहूं तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या मैं बोलूं इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a प्लस h, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 2h, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा a प्लस 3h, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में आप b को क्या लिखोगे, b को आप लिखोगे a प्लस nh, तो उसके जस्ट पहले वाला जो पार्ट है, उसके जस्ट पहले वाला जो पॉइंट है इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और लास्ट में b को अपन क्या लिख देंगे a प्लस एन एच। बरोबर समझ आई बात। मैंने क्या किया, क्योंकि हर एक पार्ट की विथ h है तो मैं a में h ऐड कर दिया, फिर इसमें h ऐड कर दिया, फिर इसमें h ऐड कर दिया, ऐसे चलते जाएंगे अपन, सिंपल सी बात है। और अगर b के जस्ट पहले वाला ये वाला पॉइंट चाहिए तो b में से अपन क्या कर देंगे, h सब्ट्रैक्ट कर देंगे, h पीछे चले गए तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं दो अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल्स बनाता हूँ। कौन से दो रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं अंदर वाले रेक्टेंगल्स की बात करता हूँ, मतलब मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करके अगर मैंने यहाँ से इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, फिर इस वाले पॉइंट से मैंने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इस वाले पॉइंट से इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, यहाँ से मैंने इसके ऊपर बनाई, यहाँ से मैंने इसके ऊपर बना दी, यहाँ से मैंने इसके ऊपर बना दी, यहाँ से मैंने इसके ऊपर बना दी, एंड सो ऑन चलते गए अपन। लास्ट जो भी पार्ट था उससे मैंने बी के ऊपर क्या बना दी, एक लाइन बना दी। तो यहाँ पे आपको कुछ रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं जिनको मैं रेड से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं रेड से ये जो रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, रेड से जो मैंने ये वाले रेक्टेंगल्स बनाए, ये फिर ये फिर ये फिर ये इनको अब मैं शेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बस दिखाने के लिए अपन ये रेक्टेंगल्स बना रहे हैं कि यार देखो इन रेक्टेंगल्स की बात चल रही है। अब इन रेक्टेंगल्स के जो नीचे का एरिया होगा उसको मैं ऐसे डॉट डॉट कर रहा हूं, ऐसे ये वाला जो एरिया है ये इन रेक्टेंगल्स के अंदर का एरिया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, एंड सो ऑन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है जो, तो क्या मैं बोलूं कि ये जो रेड वाले सारे रेक्टेंगल्स है ना, इनका एरिया आप खुद ही मुझे सोच के बताओ कि इन सारे रेक्टेंगल्स वाले एरिया को अगर मैं ऐड करता हूं, रेड वाले रेक्टेंगल्स के एरिया को मैं ऐड करता हूं, तो इनका जो एडिशन है वो आई इंटीग्रल, मतलब a टू b में एफ एक्स के नीचे जो एरिया है उससे ज्यादा होगा कि कम होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, सारे बच्चों को दिख रहा है कि इन रेड वाले रेक्टेंगल्स का जो एरिया आएगा वो a टू b एफ एक्स डी एक्स के एरिया से कैसा होने वाला है बेटा, कम होने वाला है। क्यों कम होने वाला है, क्योंकि देखो क्या आप देख पा रहे हो, क्या आप सब सोच पा रहे हो कि जब अपन ये रेक्टेंगल्स बना रहे हैं तो कुछ छोटे 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 रीजन जो है वो छूट रहे हैं, जो एरिया में नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला जो रीजन है, फिर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाले जो पार्ट्स है ये a टू b एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रल में तो आएंगे, लेकिन ये रेक्टेंगल्स के एरिया में नहीं आएंगे, तो ये वाले पार्ट छूट रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं रेड वाले रेक्टेंगल्स के एरिया को a1 डिनोट करता हूं, a1 से डिनोट करता हूं, तो a1 से मैं रेड वाले रेक्टेंगल्स के एरिया को डिनोट कर रहा हूं, रेड रेक्टेंगल्स। तो बेटा इन सारे रेड वाले रेक्टेंगल्स के एरिया का एडिशन कितना होगा, जरा अपन देखें। तो सबसे पहले देखो सारे रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो तो h है, देखो ये h है, ये h है, ये h है, ये h है, सारे रेक्टेंगल्स का विड्थ तो h है। सबकी क्या अलग है, सबकी हाइट अलग अलग है, तो सबकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रेक्टेंगल का विड्थ तो h है, तो मैंने लिखा h टाइम्स उसका हाइट कितना है
बेटा, क्या मैं बोलूँ उसका हाइट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब देखो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट ए था, तो ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं एफ ऑफ ए बोल सकता हूँ क्योंकि ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ए प्लस एच था, तो ये वाला जो हाइट होगा, जो अगला हाइट होगा, क्या मैं बोलूँ ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। बरोबर। ऐसे अपन करते जाएंगे, चलते जाएंगे। ये वाला हाइट लेना है, फिर मेरे को ये वाला हाइट लेना है, फिर ये वाला हाइट लेना है। तो अगर इनको यूज करके मैं एरिया लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पहले रेक्टेंगल का बेस एच है और उसका हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट उसका हो जाएगा एफ ऑफ ए हो जाएगा, सिंपल एकदम। फिर अगला रेक्टेंगल है, उसका भी बेस एच है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एच टाइम्स इसका हाइट कितना हो जाएगा बेटा, इसका हाइट कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। फिर अगले रेक्टेंगल के लिए एच इंटू एफ ऑफ कितना हो जाएगा, ए प्लस टू एच हो जाएगा। बरोबर, सबको इस बात की अब फील आ रही, ऐसे चलते जाएंगे कब तक, लास्ट वाला रेक्टेंगल कौन सा आएगा बेटा, ये वाला रेक्टेंगल, लास्ट वाला रेक्टेंगल आएगा यार, ऐसे चलते जाएगा सिलसिला। लास्ट वाले रेक्टेंगल में एफ ऑफ, अंदर क्या आएगा, इस लास्ट वाले रेक्टेंगल का हाइट ये है और इसका एक्स वाला पॉइंट क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो लास्ट में क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स एच। बरोबर है, सिंपल सी बात है। तो ये रेड वाला एरिया है और आपको सबको डायग्राम से दिख रहा है कि ये रेड वाले रेक्टेंगल्स का जो भी एरिया आएगा, क्या मैं बोलूँ वो आई इंटीग्रल से कैसा होने वाला है बेटा, छोटा होने वाला है। इस केस में आपको डायग्राम से दिख रहा है। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में सिग्मा फॉर्म में लिख लूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एच तो सब में से कॉमन आ जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस वन। देखो h के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, h के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, फिर h के साथ 3 मल्टीप्लाइड है एंड सो ऑन, h के साथ n माइनस वन मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे इसमें h के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया। यहाँ पे अंदर अपन लिखेंगे f ऑफ a प्लस आर इंटू एच। समझ आ रही है बात, ये कैसे मैंने इसको सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप इसमें देखो r की अलग अलग वैल्यू डालते जाओगे तो आपको एक्जैक्टली यही वाली सीरीज मिलेगी। r को 0 डालोगे तो f ऑफ a आएगा, r को 1 डालोगे तो f ऑफ a प्लस एच आएगा एंड सो ऑन। कहाँ तक डालोगे, r को n माइनस वन डालोगे तो ये लास्ट वाला टर्म आ जाएगा। मतलब ये सारे रेक्टेंगल, रेड वाले रेक्टेंगल्स का जो एरिया है उसको मैं कंबाइन करके इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, एक बार ये रेड वाले रेक्टेंगल्स का एरिया समझ में आ गया तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब ये अपने काम का नहीं है। अब अपन एक और रेक्टेंगल्स डिफाइन करते हैं, एक और अलग टाइप के रेक्टेंगल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ये अपना कर्व था एफ एक्स, इसको फिर से लिख देते हैं। एक बार अपन ने वो रेड वाले रेक्टेंगल्स का एरिया देख लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ए से मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करना चालू किया था हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब मैं क्या करता हूँ, ए को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करता हूँ और मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ। फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करता हूँ और इसको इसके साथ मिला देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करके इसको इसके साथ मिला देते हैं। इसको भी थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करके इसको इस वाले पॉइंट के साथ मिला देते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करके इसको इसके साथ मिला दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करके इसके साथ मिला दिया और फाइनली इसको ऊपर एक्सटेंड करके इसके साथ मिला दिया। तो अब आपको दिख रहा है एक और रेक्टेंगल बन गए। उनको अब मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आप कौन से रेक्टेंगल्स की बात चल रही है। यहाँ से ये पूरा ये वाला रेक्टेंगल, देखो अब मैं पूरा ब्लू से बना रहा हूँ। फिर ये वाला रेक्टेंगल, फिर ये वाला रेक्टेंगल, फिर ये वाला रेक्टेंगल, फिर ये वाला, फिर ये वाला और लास्ट में ये वाला पूरा बड़ा वाला। इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं, ये मिट गया है। ये एच था, ये भी एच था, बाकी कुछ तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से डायग्राम में देखोगे तो ये जो ब्लू वाले सारे रेक्टेंगल्स है ना, क्या मैं बोलूँ कि इन ब्लू वाले सारे रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा वो इस इंटीग्रल आई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से कैसा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। सबको समझ में आ रहा है भाई क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इन ब्लू वाले रेक्टेंगल्स में क्या आप देख पा रहे हो कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कर्व के नीचे का तो पूरा एरिया आ ही रहा है, वो तो पूरा रीजन आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है। इन ब्लू वाले रेक्टेंगल्स में कौन सा एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला जो सारे पार्ट्स का एरिया ये एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब वो एरिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में नहीं आएगा। तो ये जो ब्लू वाले रेक्टेंगल्स मैंने बनाए हैं इनका जो एरिया होगा, क्या मैं बोलूँ वो आई वाले इंटीग्रल से कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इन ब्लू वाले रेक्टेंगल्स का एरिया लिखना चाहूं जैसे अपन ने ये रेड वाले रेक्टेंगल्स का एरिया लिखा है, तो ब्लू वाले रेक्टेंगल्स के एरिया को मैं A2 बोलता हूं, ब्लू वाले रेक्टेंगल्स के एरिया को। तो अब क्या होगा? देखो अभी भी हर रेक्टेंगल का जो विथ है, हर रेक्टेंगल का विथ तो अभी भी h ही है, हर रेक्टेंगल का विथ अभी भी h ही है। अब अगर मैं हाइट की बात करूं तो पहला जो रेक्टेंगल है उसका विथ तो मैंने h लिख दिया, उसका विथ तो मैंने h लिख दिया, उसका हाइट कितना होगा? देखो अब
ये वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा। देखो ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसका जो हाइट होगा वो ये वाले पॉइंट का वैल्यू होगा, ये वाले पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा। और ये वाला पॉइंट क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये पहला जो रेक्टेंगल का हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। तो अब ये स्टार्ट कहां से होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच से स्टार्ट होगा। फिर सेकंड वाले का क्या आएगा, ये जो सेकंड वाला रेक्टेंगल है इसका हाइट ये हो जाएगा, इसका हाइट ये हो जाएगा, जो पॉइंट है ए प्लस टू एच, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ऐसे ये सिलसिला चलते जाएगा लास्ट में अब ये जो फाइनल ब्लू वाला रेक्टेंगल है इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट क्या मैं बोलूं, एफ ऑफ बी हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। ये वाला जो लास्ट वाला रेक्टेंगल है उसका हाइट, और बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन एच लिख सकते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन एच हो जाएगा। बरोबर है, समझ आई बात। वो एफ ऑफ बी है, बी को अपन ने ए प्लस एन एच लिख दिया है। सबको क्लियर है इतना। तो ये ब्लू वाले रेक्टेंगल्स का एरिया है। इसको फिर से अगर मैं सिग्मा फॉर्मेट में लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा एच टाइम्स सिग्मा। अब आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, देखो ए प्लस एच से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एच को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन, कहां तक, एन तक। तो अपन आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और आर की वैल्यू कहां तक लेके जाएंगे, एन तक। यहां पे अंदर क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। सबको समझ में आ रही है ये बात, सबको समझ में आ रही है। तो जो रेड वाले रेक्टेंगल्स, जो अंदर वाले रेक्टेंगल्स थे, उसके एरिया में देखो एक्सप्रेशन सेम टू सेम बन रहे हैं, बस फर्क क्या है, इसमें आर की लिमिट 0 से n-1 जा रही है, इसमें आर की लिमिट 1 से लेके n तक जा रही है। n पार्ट्स तो दोनों में है, 0 से n-1 मतलब n पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 से n मतलब n पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। बस फर्क ये है कि रेड वाले रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो मुझे अंदर वाले रेक्टेंगल्स का एरिया मिलेगा, जबकि ब्लू वाला जो एरिया है वो मुझे बाहर वाले रेक्टेंगल्स का एरिया मिलेगा। और ये बात सबको इस वाले डायग्राम से दिख रही है। मैं खास इस वाले फंक्शन के लिए बात कर रहा हूं जो ये इंक्रीज कर रहा है। तो क्या मैं बोलूं कि इस वाले फंक्शन के लिए अगर मैं आई को, a1 को और a2 को कंपेयर करूं तो इनको कंपेयर करके मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, इनको कंपेयर करके जो आई इंटीग्रल है इंटीग्रेशन a से लेकर के b fx dx, इसके ये जो इंटीग्रल होगा, मतलब इस कर्व के नीचे का जो एरिया होगा, क्या मैं बोलूं वो रेड वाले रेक्टेंगल के एरिया से कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो रेड वाले रेक्टेंगल अंदर वाला पार्ट दे रहे। तो क्या मैं बोलूं कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू a1 से बड़ी हो जाएगी, और यही वाली वैल्यू a2 जो एरिया है, मतलब जो ब्लू वाले रेक्टेंगल है, उनके एरिया से कैसा हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, लेकिन इसको जनरलाइज मत कर देना। ये कैसे फंक्शन के लिए वैलिड है, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग बनाया हुआ है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो यही जो डायरेक्शन है ये उल्टा हो जाएगा। उसके ऊपर अपन देखेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या होगा, लेकिन अभी मेरा मकसद ये नहीं है। अभी मुझे ये नहीं देखना है कि आई किसके बीच में फंस रहा है। अपन क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, मतलब ये वाले इंटीग्रल को मैं लिमिट ऑफ सम, मतलब देखो ये सम लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, बरोबर। इसके ऊपर मैं कुछ लिमिट लगाऊंगा सच दैट इन चीजों को यूज करके मैं ये इंटीग्रल कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूं। आप सोचो कि ये वाला जो इंटीग्रल है ये इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो इंटीग्रल है इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अब ध्यान से सोचो, यहां पे मैंने a टू b के इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। जब मैंने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक रेक्टेंगल के एरियाज को ऐड किया तो मुझे ये रिलेशन मिल रहा है। अब आप थोड़ा सा खुद सोचने की कोशिश करो कि अगर इसको n इंटरवल्स के बदले मैंने 2n इंटरवल्स, 3n इंटरवल्स, 10n इंटरवल्स, मतलब अगर मैं इसको जितने इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा हूं वो नंबर ऑफ इंटरवल्स में इंक्रीज करते जा रहा हूं, मतलब हर एक इंटरवल की विथ जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, विथ में एकदम छोटी करते जा रहा हूं। देखो h इक्वल टू क्या है, b माइनस ए अपॉन n। n को आप जितना बढ़ाओगे h की वैल्यू उतना ही कम होने वाली है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर n को मैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं, बरोबर, n को मैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं, मतलब मैं हर एक पार्ट की विड्थ को कितना कर रहा हूं, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल कर रहा हूं, बरोबर, टेंडिंग टू जीरो, लगभग टेंडिंग टू जीरो। तो क्या आप सोच पा रहे हो, क्या आप यहां पे मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये मेरा इंटरवल था a टू b, आप सोचो कि मैं जितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मेरा जो विड्थ होगा वो जितना छोटा होगा। आप सोचो, क्या मैं बोलूं कि उतना जो मुझे है वो आई के वैल्यू के बराबर मिलेगा, मतलब आई का मुझे उतना अच्छा प्रॉपर एस्टिमेट मिलता जाएगा। यहां पे देखो मैंने एकदम छोटा, मतलब हर एक इंटरवल की विड्थ अगर मैंने जितनी छोटी कर दी, जितनी छोटी करते जाओगे उतना ये जो a1 वाला एरिया है इसमें जो ये कम पार्ट आ रहा था, मतलब देखो
ये A1 वाले एरिया में ये वाला पार्ट आ रहा था, बरोबर है, ये वाला पार्ट छूट रहा था, तो जितना आप विड्थ को कम करोगे तो जो पार्ट छूट रहा है वो कम होते जाएगा और आपको रफली ये fx के कर्व के जैसा डायग्राम मिलेगा और आपको वही वाला एरिया मिलेगा। जबकि A2 में क्या होगा, आप जितना विड्थ को स्मॉल करोगे तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट था, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट था, ये कम होते जाएगा, कम होते जाएगा और वो किसको अप्रोच करेगा, इस वाले इंटीग्रल को अप्रोच करेगा। मतलब ये A1 वाला जो एरिया है, इसमें अगर आपने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दिया, मतलब h टेंडिंग टू 0, आपने हर एक इंटरवल की विड्थ एकदम छोटी कर दी, तो ये वाला इसको अप्रोच करेगा नीचे से। मान लो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4.9 है और इसकी वैल्यू 5.1 है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं। तो आप जितना हर एक इंटरवल की विड्थ कम करते जाओगे उतना ये 4.9 5 की तरफ आएगा नीचे की साइड से, और ये 5.1 जो है ये 5 की तरफ आएगा ऊपर से। मतलब बेसिकली ये A1 और A2 दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे, इस इंटीग्रल के बराबर हो जाएंगे। इस बात की आपको फील आनी चाहिए। ऐसा कब होगा लेकिन, n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तब नहीं, जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हो, मतलब आप बेसिकली हर एक पार्ट की जो विड्थ है h, उसको आप एकदम इनफाइनाइटसिमली स्मॉल करते जा रहे हो, तो इससे और इससे जो आपको एरिया मिलने वाला है, क्या मैं बोलूं कि वो i इंटीग्रल के एरिया के बराबर आ जाएगा। ये वाला इसको नीचे से अप्रोच करेगा और ये वाला इसको ऊपर से अप्रोच करेगा। ठीक है, ये 4.9 से 4.99, आप जैसे जैसे इंटरवल की विड्थ कम करते जाओगे तो वो 4.9 के बाद 4.999999 ऐसे करके 5 की तरफ आएगा, और ये 5.1 से कम होते 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 किसकी तरफ आएगा, 5 की तरफ आएगा। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि जब अपन इंटरवल की विड्थ एकदम छोटी कर रहे हैं, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे मैंने किया हुआ है, तो अपन को A1 और A2 जो है ये एरियाज I एरिया के बराबर मिल जाएंगे। तो अब इसी चीज को मैं लिखता हूं, कि therefore when h tends to 0, दैट इज h 0 की तरफ टेंड कब करेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब आप नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है, जितने इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हो, जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, उसको आप बहुत बड़ा कर दे रहे हो, तो हर एक इंटरवल की जो विड्थ जो है वो बहुत कम हो जा रही है। तो तब मैं बोल सकता हूं कि I इक्वल टू इंटीग्रल a टू b fx dx, ये वाला जो मुझे इस वाले के नीचे जो एरिया है वो मुझे कब मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी A1 बोल दो, या फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी A2 बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप A1 में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो इस इंटीग्रल को नीचे से अप्रोच करेगा, और अगर A2 में लगाओगे तो ये इस इंटीग्रल को ऊपर से अप्रोच करेगा। मतलब वो वाला एरिया कम होते जाएगा और ये वाला एरिया बढ़ते जाएगा और इसको इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, कब की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, मतलब हर एक इंटरवल की विड्थ बहुत कम हो, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल हो, तो आप ऐसे इस इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम से इवैल्यूएट कर सकते हो। अब अगर मैं A1 और A2 के वहां पे एक्सप्रेशंस डाल दूं तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब h टेंडिंग टू 0, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं A1 के लिए लिख रहा हूं, A2 के लिए भी लिखोगे तो सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए, वरना तो इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है। ठीक है, लेकिन अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दिया, मतलब आपने हर एक इंटरवल की विड्थ को इनफाइनाइटसिमली स्मॉल कर दिया, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये और ये दोनों मुझे इक्वल वैल्यू देने वाले हैं, और वो किसके बराबर होगा, तो वो इस इंटीग्रल के बराबर होगा। तो मेरे पास क्या आएगा, A1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी A1 लिख रहे हैं अपन, A1 अपने पास क्या है, h इंटू सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 f ऑफ a प्लस r इंटू h। अब अपन इसको n के टर्म्स में अगर पूरा लिख दे तो ये क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, h को हटाते हैं, h को अपन क्या लिख सकते हैं, h को अपन लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन n, तो ये आएगा b माइनस ए अपॉन n सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के r इक्वल टू n-1 f ऑफ a प्लस r इंटू h के बदले लिखेंगे b माइनस ए अपॉन n। ठीक है, तो ऐसे अपन इंटीग्रल a टू b fx dx को इवैल्यूएट कर सकते हैं यूजिंग लिमिट ऑफ सम।
ध्यान रखना, अगर आपने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया है, आपने अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया है तो आप 0 से n-1 लिखें या आप 1 से n लिखें, दोनों बातें बराबर है। 1 से n कब आएगा? जब आप a2 यूज करोगे, जब आप a2 एरिया यूज करोगे तो उसमें r इक्वल टू 1 से n आएगा, बाकी पूरा एक्सप्रेशन तो सेम रहने वाला है। तो ये अपना मेन फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx को मैं कैसे लिमिट ऑफ सम के तरीके से इवेल्युएट कर सकता हूं। देखो ये लिमिट है और यहाँ पे सम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रल को कैसे लिमिट ऑफ सम से इवेल्युएट करना है उसके लिए अपने पास ये वाला मेन एक्सप्रेशन है। तो मैं चाहता हूं एक बार सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से देखें और नोट कर ले और समझें। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं अभी आपको जो मैंने समझाया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, उसमें आपको चीज़ें समझ आई कि कैसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा के अपन उस डेफिनेट इंटीग्रल को एक लिमिट ऑफ सम के तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो ये a1 और a2 और i में जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले तो अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखें, अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं रेड वाले रेक्टेंगल्स का एरिया और ब्लू वाले रेक्टेंगल्स का एरिया। रेड वाले रेक्टेंगल्स का एरिया आप स्टार्ट करोगे तो 0 से लेके n-1, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल एंड सो ऑन। देखो 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मतलब पहले रेक्टेंगल की हाइट f ऑफ a है, तो f ऑफ a है तो वो ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया है और ब्लू वाले रेक्टेंगल ये ऊपर, ये पूरे बड़े वाले हैं, ठीक है, केवल इतना पार्ट नहीं है, ये पूरे बड़े वाले ब्लू रेक्टेंगल्स की अगर मैं बात करूं तो इनके पहले रेक्टेंगल की हाइट क्या है? पहले रेक्टेंगल की हाइट जो है वो f ऑफ a प्लस h है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब f ऑफ a प्लस h पहले रेक्टेंगल की हाइट है। तो अपन को दिख रहा है कि ब्लू वाले रेक्टेंगल्स का एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू i, और i को अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं? i अपना वही है इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ये है इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ठीक है। तो ब्लू वाले रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है, रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया कम है, तो इसलिए अपन बोलेंगे कि i जो है वो a1 और a2 के बीच में फंस रहा है, प्रोवाइडेड दैट अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? n पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी बेटा? इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करी, और अगर यही चीज डिक्रीजिंग फंक्शन हो गई, मान लो यहाँ पे फंक्शन जो है वो ऐसे डिक्रीज कर गया, ठीक है, अगर फंक्शन इस प्रकार से होगा, ऐसे फंक्शन डिक्रीज कर गया, तो अब आप खुद ही सोचने की ट्राई करो, ये रेड और ब्लू वाले जो रेक्टेंगल्स है इनका, अब रेड वाले रेक्टेंगल्स मुझे कौन सा वाला एरिया देंगे? देखो रेड वाले में पहले रेक्टेंगल में अगर मैं r को 0 डालूंगा तो f ऑफ a, पहले रेक्टेंगल की हाइट क्या है? f ऑफ a है, तो क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अगर पहले रेक्टेंगल की हाइट f ऑफ a है तो क्या आपको दिख रहा है? वो ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, वो एक्चुअली में बाहर वाला रेक्टेंगल आ रहा है। अगर मैं r को फिर 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, तो देखो ये 1 डालने से ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, 2 डालने से ये वाला रेक्टेंगल बनेगा। तो अब क्या हो गया कि ये जो रेड वाला एरिया है वो मुझे फंक्शन के नीचे के एरिया से जो एरिया देगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अब की बार i जो है वो a1 एरिया से कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर मैं ब्लू वाले रेक्टेंगल्स की बात करूं तो इसमें अगर आप r को 1 डालोगे तो पहले रेक्टेंगल का हाइट f ऑफ a प्लस h है, तो पहले रेक्टेंगल का हाइट अगर f ऑफ a प्लस h है तो f ऑफ a प्लस h तो इधर है, तो पहले रेक्टेंगल का हाइट ये है, तो पहला रेक्टेंगल जो मुझे ब्लू वाले में देगा, ब्लू वाला जो पहला रेक्टेंगल होगा वो ये वाला एरिया देगा। ब्लू में दूसरे रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें जो हाइट है वो f ऑफ a प्लस 2h है, तो मतलब वो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा a प्लस h, a प्लस 2h। तो क्या आपको दिख रहा है कि अब की बार ब्लू वाले रेक्टेंगल्स का एरिया इस कर्व के नीचे के एरिया से कैसा हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। तो इसलिए अब की बार a2 इधर आ जाएगा, a1 इधर आ जाएगा, लेकिन फिर से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ब्लू वाले रेक्टेंगल धीरे धीरे कर्व के ऊपर आएंगे और ये रेड वाले रेक्टेंगल धीरे धीरे कर्व के ऊपर आएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है। तो फाइनली अपन ने जो अभी तक सीखा उसका मेन कंक्लूजन क्या है? तो उसका मेन कंक्लूजन अपन ने इधर लिखा हुआ है कि अगर मुझे डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम के तरीके से इवेल्युएट करना है तो कैसे करें? अगर a 0 है और b 1 है, यहाँ पे मैंने एक स्पेशल केस ले लिया है कि अगर इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 और 1 है, तो पहले तो पूरी फॉर्मूला है a टू b fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 से n-1, देखो b माइनस ए अपॉन एन f ऑफ a प्लस r इंटू बी माइनस ए अपॉन एन। कंफ्यूज मत होना, ये h है, ये h लिखा हुआ है, और ये f ऑफ a प्लस आर एच लिखा हुआ है, यार ये रेक्टेंगल्स का एरिया लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस h के बदले मैंने क्या डाल दिया है? h के बदले b माइनस ए अपॉन एन डाल दिया है। तो अगर इसका एक स्पेशल केस अपन देखें, a को 0 और b को 1 कर दे तो ये इंटीग्रल 0 से 1 में हो जाएगा। a को 0 b को 1 कर दिया, b को 1 a को 0 कर दोगे तो यहाँ 1/n हो जाएगा,
ए को 0 कर दोगे, ए को 0 और बी को 1 कर दोगे तो यहाँ एफ ऑफ आर बाय एन हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी आपके सामने ऐसा सिग्मा लिखा हुआ आता है, ऐसा सिग्मा लिखा हुआ आता है, तो इसको आप इस डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। इस डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके कैसे लिखोगे? तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको हर क्वेश्चन में याद रखने हैं। आपको सबसे पहले अपना जो भी क्वेश्चन दिया गया, अपनी जो भी लिमिट दी गई है, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहां पे बाहर एक 1/n आना चाहिए, r की वैल्यू 0 से n-1 या 1 से n होनी चाहिए, अपन को पता है। बस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 0 से n-1 हो या 1 से n हो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे दोनों मुझे कर्व के अंडर का एरिया देंगे और यहां पे अंदर एफ ऑफ आर बाय एन के फॉर्मेट में होना चाहिए। एक बार आपने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद यहां से इस इंटीग्रल में कन्वर्ट कैसे करना है? तो 3 बेसिक स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। आर बाय एन को आपको किससे रिप्लेस कर देना है? एक्स से रिप्लेस कर देना है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n को आपको किससे रिप्लेस कर देना है? डी एक्स से, क्योंकि ये बेसिकली मुझे क्या दे रहा है? हर इंटरवल की विथ तो दे रहा है। b माइनस ए अपॉन एन जो था और उसमें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो वो हर इंटरवल की विथ आएगी जो अपने इंटीग्रल में dx का रोल प्ले करती है। आर बाय एन को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? एक्स से, और जो फाइनली सिग्मा है 0 से n-1 वो इस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 1 में। तो आप कैसे इस समेशन को इस इंटीग्रल के टर्म्स में इवैल्यूएट कर सकते हो? तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको ये 3 रिप्लेसमेंट्स याद रखने हैं। आर बाय एन को आपको एक्स से रिप्लेस कर देना है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n जो मुझे इंटरवल की विथ देगा वो dx से रिप्लेस हो जाएगा और सिग्मा जो है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे यहां पे तो मैंने स्पेशल केस ले लिया था, a = 0 है, b = 1 है। अगर a 0 b 1 नहीं है तो इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट कैसे इवैल्यूएट करें? टू इवैल्यूएट लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जब a 1 और b 0 नहीं है तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मुझे कैसे मिलेगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बाय n। देखो बेसिकली r बाय n अपने लिए किसका रोल प्ले कर रहा है? x का रोल प्ले कर रहा है। तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसके लिए मैं यहाँ जो r की लोएस्ट वैल्यू है, इस सिग्मा में r की लोएस्ट वैल्यू है उसको डाल दूंगा और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दूंगा तो मुझे इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट मिलेगी। और अगर मुझे हायर लिमिट चाहिए तो क्योंकि फिर से r बाय n जो है वो x का रोल प्ले कर रहा है, बरोबर, तो a टू b में जो ये b है, b मुझे कैसे मिलेगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फिर से r बाय n, लेकिन b जो है वो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है इसलिए r की अपन उसमें कैसी वैल्यू डालेंगे बेटा? हाईएस्ट वैल्यू डालेंगे। तो ऐसे अपन a और b निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ले लूं, अगर मुझे इसको इवेल्युएट करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r = 1 से pn 1/n f ऑफ r बाय n। अब देखो ये 1 से pn है, बरोबर, ये n इंटरवल्स नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? अपर लिमिट pn है, तो अगर मुझे इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो ये चीजें तो एज इट इज रहेंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे इवैल्यूएट करेंगे? लोअर लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r की लोअर मोस्ट वैल्यू 1 है तो 1/n और उसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट अभी भी 0 आएगी। और अपर लिमिट इस इंटीग्रल की कितनी है? pn, तो b इवैल्यूएट करने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बाय n। अब उसमें r की कैसी वैल्यू लेंगे? बड़े में बड़ी वैल्यू लेंगे, तो बड़े में बड़ी वैल्यू क्या है? pn, तो pn इधर डालेंगे तो अपने पास अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा p। मतलब अब 0 से 1 के बदले वो इंटीग्रल 0 से p में दौड़ेगा। तो ये दोनों स्टेप अपने कंक्लूजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लें। तो बच्चों इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। आज अपन ने रिडक्शन फार्मूला पढ़ा और डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम की अपन ने थियोरी करी हुई है। चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार खुद से एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम की थियोरी अच्छे से पढ़ ले और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास का आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 के ई सेक्शन में क्वेश्चन नंबर E3 E4 और यहाँ से E5, और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में से पार्ट 1 में 21 22, पार्ट 2 में 20 से लेके 25 और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 15 16। तो सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को करके आना, नेक्स्ट क्लास में अपन इनको डिस्कस करेंगे।